नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विचार। सब देख रहे हैं खास प्रोग्राम हमारा वकील आपका। वकील आपका में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। धर्मेंद्र जी, अगर आज हम लोग बात करें जिन इश्यूज पे, सबसे बड़ा इशू जो आज की डेट में है वो है पेंडेमिक एक्ट के तहत जो चीज़ें हो रही हैं, धारा 188 के तहत जो कार्रवाई की जाती हैं या कुछ भी उनके तहत, जो चुनाव के लिए भी कोर्ट संज्ञान ले लेता है कि यहाँ पर चुनाव नहीं, इतने लोग को अलाउ करता है। लेकिन जो लीगल लोग हैं, जो मतलब परेशान लोग हैं, जो आम जनता सड़क पर घूमती है, वो कहीं ना कहीं इससे जूझती नजर आ रही है पेंडेमिक एक्ट में। आपका कथन बिल्कुल ठीक है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो कोविड-19 का प्रभाव है वो अति गंभीर स्थिति में है। जो इलाज मिलना चाहिए, इलाज भी व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो व्यक्ति को एक माकूल इलाज को पाने का अधिकार भी है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से गैदरिंग हो रही है, जिस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, जिस तरीके से लोगों को इकट्ठे होने के लिए प्रेरित किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे वो किसी धार्मिक आयोजन के संदर्भ में हो, तो जो ये स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है। और मानवता के खिलाफ कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वो कार्य समुचित और उचित नहीं है, वैधानिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट को जो डायरेक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के बारे में डिसीजन लेने के साथ ही साथ यह भी सरकार को समझना आवश्यक है कि जो इलाज है वो प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी है वो ऑक्सीजन की कमी प्रॉपर पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए सही जो इक्विपमेंट्स और उसके लिए जो सप्लाई की व्यवस्था है वो ठीक है कि नहीं है। इन सब स्थितियों को भी हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उस याचिका में 19 तारीख की डेट, 19 अप्रैल की डेट सुनवाई के लिए नियत है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा न्यायपालिका है वो इस विषय पर गंभीरता से कार्य नहीं कर रहा। न्यायपालिका भी उतने ही गंभीरता से अवलोकन करते हुए निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं जितने गंभीरता से शासन और प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अगर बात की जाए व्यक्तिगत वाहन की चेकिंग को लेकर, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। अपनी कार से जा रहे हैं, उनके पास पास भी है, सारे कागजात भी, लेकिन कहीं ना कहीं रोक कर गाड़ियों की चेकिंग करना भी एक बड़ा मुद्दा हो गया इस टाइम। देखिए, इसमें जो लॉकडाउन को लेकर के गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए हर एक को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। अगर कार से कहीं जा रहे हैं और कार से जाने में पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि इस कार का हमें जांच करनी चाहिए, तो जो सीआरपीसी के प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग हर पुलिस अधिकारी कार या घर या किसी व्यक्ति विशेष की जांच यदि संदिग्ध स्थिति पाते हैं तो किया जा सकता है। इसी स्थिति पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक गाइडलाइंस दी, बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है। वो मामला एनडीपीएस को लेकर के था। पंजाब है और हरियाणा की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में जो एक्यूज थे उनकी 10 ईयर के पनिशमेंट को बहाल रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एनडीपीएस के अंतर्गत बरामदगी हुई है वो बरामदगी कार से हुई, ये पुलिस द्वारा दिखाया गया, लेकिन पुलिस द्वारा जिस समय कार की जांच की गई उस समय उनको उस कार की जांच करने का या तो एनबीडब्ल्यू न्यायालय से लेके आना होना, एनडीपीएस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 42, 43, सेक्शन 50 की कंप्लायंस करनी चाहिए थी, वो कोई कंप्लायंस की नहीं। और यदि ऐसी स्थिति नहीं थी तो उनको अपनी जनरल डायरी में विशेष जो स्पेशल कॉज है उसको वर्णित करना चाहिए था और वो भी वर्णित नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई गाड़ी जा रही है, खड़ी है, उसको पुलिस नहीं चेक कर सकती जब तक कि उसको कोई विशेष कारण इस बात का प्राप्त ना हो कि इस कार का, इस व्हीकल का हमें चेकिंग करना है और इसके अंतर्गत कुछ आपराधिक कृत्य से संबंधित कोई भी चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर व्यू दिया। वहाँ पर स्टेट साइड से भी जो डिफेंस प्रेजेंट किया गया, जो डिफेंस प्रेजेंट किया गया कि उस साइड से, और डिफेंस साइड से जो प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट किया गया, दोनों को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए एनडीपीएस के सेक्शन 42, 43 और सेक्शन 50 की कंप्लायंस ना होने पर एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि आप एनबीडब्ल्यू एनडीपीसी एक्ट के तहत ही आप, जब आपका वारंट हो तभी आप गाड़ी चेक करते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे धर्मेंद्र जी, कि अगर बात की जाए, अभी हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी
और 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने के लिए कहा। और एक तरफ कोरोना महामारी इतनी बढ़ती जा रही है, पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए, जब यूपी गवर्नमेंट जाती है कोर्ट के पास अनुमति मांगने की क्या इसे टाल दिया जाए, तो वो भी मना हो जाता है। कहीं ना कहीं ये रवैया भी नहीं समझ में आता लोगों को कोर्ट का। देखिए, कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन विषयों पर सुनने का अधिकार है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें वो जनहित याचिकाएं या याचिकाएं सुन सकते हैं, या आर्टिकल 32 की बात करें, आर्टिकल 226 की बात करें, आर्टिकल 227 की बात करें, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। न्यायालय की भी एक मर्यादा है और न्यायालय की भी एक सीमा है। जहां पर प्रशासनिक और शासन का दायित्व निर्वहन करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वहां पर न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि जो सुविधाएं देने का अधिकार शासन और प्रशासन को है उसकी लिमिट क्रॉस ना हो जाए। यानी आम जनमानस जब तक प्रभावित ना हो तब तक न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करती हैं। और जहां तक आपने जिला पंचायत चुनाव की बात की, या विधानसभा के लिए हो रहे पश्चिम बंगाल या अन्य स्टेट में हो रहे इलेक्शन की बात की, तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग का अपना हस्तक्षेप अति महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्वाचन आयोग का जो हस्तक्षेप है वो हस्तक्षेप इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उतने ही मिले हैं जितने न्यायपालिका को मिले हैं। तो अब यहाँ पर ट्रायंगुलर सिचुएशन आ जाती है कि शासन को देखना है कि आम जनता कैसे सुरक्षित रहे और व्यवस्था करनी है, न्यायपालिका को यह देखना है कि शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और तीसरा निर्वाचन आयोग है जिसे भी यह देखना है कि जो निर्वाचन की कार्रवाई है वो सही तरीके से पूर्ण हो रही कि नहीं हो रही है और उसमें सामाजिक व्यवधान क्या आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तीनों एजेंसीज को एक सामंजस्य बनाकर आम जनता के हित के लिए जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार डिसीजन लेने चाहिए। इसीलिए न्यायालय जहां पर आवश्यकता हुई वहां पर न्यायालय ने सजेशन दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगा के सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन निर्वाचन आयोग की अपनी ये जो मंशा थी वो स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है कि नहीं साहब, हमारी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण है और हम कोविड की जो रूल्स हैं उसको भी फॉलो करते हुए इलेक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने भी जब हाई कोर्ट के समक्ष अपनी निवेदन करते हुए याचिका दी कि हमें अनुमति दी जाए इस बात के लिए, तो हाई कोर्ट ने कहा ये डिसीजन लेने का अधिकार आपका और निर्वाचन आयोग का है, इसलिए आप लोग आपसी सहमति और सामंजस्य के साथ इसमें निर्णय लीजिए। इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जो लिमिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो ये शासन और निर्वाचन आयोग को निर्णय लेने का अधिकार है इस विषय पर। धर्मेश जी, जिस तरह से पिछले कई समय से देखा जा रहा है, कुछ जो मामले हैं वो गलत कोर्ट में चले जाते हैं। अब उनको सही कोर्ट में लाने के क्या प्रोसीजर है, कैसे वो किया जाता है? देखिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के अंतर्गत यदि कोई भी केस किसी पिटिशनर द्वारा किसी गलत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, अर्थात उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं था या उस न्यायालय में उस वाद को विरचित नहीं होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से जो पिटीशन फाइल की गई है उस पिटीशन को फाइल करने के बाद जब पिटिशनर के नॉलेज में ये बात आई कि मुझे इस न्यायालय में इस वाद को योजित नहीं करना चाहिए, इसको जो इसकी सक्षम न्यायालय है जहाँ पर इसका विचारण होना चाहिए वहाँ इसको प्रस्तुत करना चाहिए, तो सीपीसी में जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 7, रूल 10, रूल 10A के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो जिस न्यायालय में वाद विरचित हो रहा है यानी ट्रायल कॉन्टिन्यूअस पेंडिंग है, उस न्यायालय में एप्लीकेशन देके या तो वाद को विड्रॉल करके सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें या न्यायालय के समक्ष ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि इसको सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया जाए यानी स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि आपके समक्ष यानी जिस न्यायालय में विचारण चल रहा है आपके समक्ष इस वाद के विचारण का विधिक अधिकार इन बिंदुओं पर नहीं है। तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो सक्षम न्यायालय में वाद को ट्रांसफ़र कर दें या उस
या जिसने प्रार्थना की है, जो वादी है, उनको वो पिटीशन वापस कर दें और वो सक्षम न्यायालय में जाके दाखिल कर दें। यहाँ पर लेकिन लीगल एक इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पहले न्यायालय में प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं, नए न्यायालय में जाने के बाद प्रोसीडिंग उसी जगह से स्टार्ट नहीं होगी जहाँ तक पूर्व न्यायालय में वाद विरचित हुआ है। नए न्यायालय में नए सिरे से पूरे वाद का विचारण होगा। यह अति महत्वपूर्ण विधिक बिंदु है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट क्या संवैधानिक रूप से आता है, क्योंकि कई प्रॉपर्टी के केस आपके सामने भी आते होंगे, कई लोग हमारे पास भी हम लोग को फ़ोन करते हैं, वो इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। एक बार इस पर आप थोड़ा देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसी व्यक्ति का जिस तरीके से संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में या संविधान में जो और बहुत सारे आर्टिकल हैं, हर व्यक्ति के लिए संविधान ने जो अधिकारात दिए हैं वो आर्टिकल 14 की बात करें, 15, 16, 17, 19 या 21 की बात करें, या उसके बाद हम अन्य आर्टिकल पे भी डिस्कस करें, जैसा कि पूर्व के कार्यक्रमों में ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो संवैधानिक अधिकार हैं व्यक्ति के, उसमें नहीं आता है, लेकिन जो संविधान के आर्टिकल 300A में जो प्रोविजंस हैं उसमें आता है। यानी 21 में नहीं आता है, 300A में ये अधिकार आता है कि व्यक्ति को उसके संपत्तियों का, वो संपत्ति चाहे पैतृक हो, चाहे माता पिता द्वारा अर्जित की गई हो, चाहे किसी सोसाइटी की हो, इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक सोसाइटी के संबंध में एक डिसीजन दिया जो लैंडमार्क डिसीजन के रूप में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 300A में प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी भी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। और राइट टू प्रॉपर्टी अगर संवैधानिक अधिकार है तो ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि किसी के भी जो संपत्ति संबंधित अधिकारात हैं उनका हनन या उन पर हस्तक्षेप नहीं किया सकता है। ये भी विधि व्यवस्थाएं, स्थापित विधि व्यवस्थाएं हैं। और इसी विषय को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जो सोसाइटी संबंधित केस था उस पर अपना व्यू दिया, और वो व्यू एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में हम लोग जानते पढ़ते और न्यायालय के समक्ष दूसरे ट्रायल के समय, दूसरे केसेस के ट्रायल के समय प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको मौलिक अधिकार का अगर हम दर्जा नहीं देते हैं तब भी ये संवैधानिक अधिकार के दर्जे में आता है, और जब संवैधानिक अधिकार के दर्जे में आता है तो मौलिक अधिकार के दर्जे में अपने आप आ जाता है। इसलिए आर्टिकल 300A, आर्टिकल 21, इनको हम एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए राइट टू प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ इसी बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं राजा बिहार से। जी राजा जी, अपना सवाल करिए। और इसी बीच एक और कॉलर जुड़ गया हरिप्रसाद जयपुर से। हरिप्रसाद जी, अपना सवाल रखिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे मकान पे मेरी भांजे ने कब्जा कर रखा है, कागज बनवा रखे हैं, और मेरे को अंदर भी नहीं घुसने दे रहा है। कभी कभी कोशिश करके मैं चला जाता हूँ लेकिन अंदर नहीं घुसने दे रहा है। क्या करूँ? देखिए, आपका मकान जिस पर आपका मालिकाना हक है और आपके पक्ष में उस मकान के जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी स्वामित्व के जो पेपर हैं वो हैं, तो आपके मकान पर कोई भी तीसरा व्यक्ति कब्जा करके नहीं रह सकता है। वो एक लीगल ट्रेसपासर है। आपके भांजे ने यदि कोई फर्जी आपके अकॉर्डिंग यदि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसने इलीगल पोजीशन कर रखा है, तो आपको प्राइमा फेसाई उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करनी चाहिए। हरिप्रसाद जी, आप जब न्यायालय के समक्ष उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करेंगे तो वो अपने जवाब में उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे, और उन डॉक्यूमेंट्स को जब प्रेजेंट करेगा तो आप बेहतर समझते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं हैं और सही भी नहीं हैं। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज करने के लिए भी
न्यायालय के समक्ष एक पिटीशन, एक वाद प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक हैं, जिनको फैब्रिकेशन के साथ प्रिपेयर किया गया है। और उन डॉक्यूमेंट्स को जिनको आप फेक मानते हैं, यदि आपको ये आपकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट फेक हैं, तो आप निश्चित रूप से उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत कर सकते हैं, जो कि एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप पहले उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते हुए। जब आप बेदखली की कार्रवाई करेंगे तो वो जवाब में अपनी बात को लिखते हुए उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। तब आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होगी और उन डॉक्यूमेंट्स को लेके आप न्यायालय को भी अवगत करा सकते हैं कि उन्होंने फर्जी पेपर्स लगाए हैं, और उन पेपर्स को जिनको आप फर्जी मानते हैं उसको आधार बनाते हुए उनके खिलाफ एक आपराधिक कार्रवाई भी आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा के कर सकते हैं। बिल्कुल, लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर कर अपनी समस्या का सवाल पूछ सकते हैं वकील। और जसवंत, एक दर्शक और जुड़ गए हैं दिल्ली से। जसवंत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ऐसा है कि मेरे बेटे की शादी पिछले साल लॉकडाउन में हुई थी एक तलाकशुदा महिला से। तो घर वालों ने इतना झूठ बोला, 2 बहनें पहले से डाइवोर्स की है और झूठा केस दायर कर दिया है वुमेन कमीशन में, और 17 की जो है एक लिस्ट दे दी है, जबकि एक कुछ भी नहीं दिया। हम बहुत बुरी तरह से फंस गए। बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए वकील साहब, हम क्या करें। जसवंत जी, जो आपने पिछले साल विवाह किया है, उस विवाह को करते समय जो मैरिज के प्रोग्राम की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह होंगी, वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का दान दहेज लेने का फ़ोटोग्राफ्स नहीं होंगी, जैसा कि आप कथन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने जो विवाह किया है, उस विवाह में यदि कोई दहेज नहीं लिया गया है तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं बनती हैं। दूसरा, जो विवाह के बाद विवाहिता की स्थिति होती है, वो अपने अधिकारों का कहीं कहीं दुरुपयोग भी करती हैं। तो आपके केस में मुझे ऐसा ही लगता है कि जो महिला है वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रही हैं। अगर 498A के अंतर्गत उन्होंने कोई कंप्लेंट फाइल की, यानी कि आप द्वारा दहेज मांगा जा रहा है, आप द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसी कोई शिकायत की है, तो आप वहाँ पर सारे तथ्यों के साथ में अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, या जो शादी विवाह में आपके साथ सम्मिलित लोग हैं, उनके एफिडेविट बनवा के जांचकर्ता को आप प्रेजेंट कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि यदि इस तरह की कोई भी शिकायत दर्ज हुई है और वो सिर्फ शिकायत के रूप में है, तो वहाँ पर आपने सारे गवाह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रेजेंट कर दें। लेकिन यदि वो एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड हो गई है, तो एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड होने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत क्लियर व्यूज़ हैं कि इस तरह के मामलों को प्राइमा फेसाई मीडिएशन में जाना चाहिए। तो आपके इस मामले को सबसे पहले सुलह समझौते केंद्र में जाना चाहिए। सुलह समझौते केंद्र में जाने पर हो सकता है दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति से कोई निर्णय हो सके, और यदि नहीं होता है तो आप न्यायालय के समक्ष, यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जाके इस तरह की इलीगल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टे भी करा सकते हैं। तो आपके पास अधिकार हैं मीडिएशन में जाने के, आपके पास अधिकार हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाके इस तरह की कार्रवाई को स्टे कराने के लिए। आपको अधिकार हैं इस तरह की कार्रवाई अगर आपके खिलाफ कोई हो रही है तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल लेने के। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, अपनी कानूनी कार्रवाई को आप मजबूती से लेकिन न्यायालय के माध्यम से कर लीजिए। बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, वीके अग्रवाल जुड़े। वीके अग्रवाल जी, अपना सवाल पूछिए। एक और दर्शक जुड़े हुए सोनू राजस्थान से। सोनू जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि ये मेरी शादी हुई थी 2009 में, और मेरे हस्बैंड ने ये 2018 में एक तरफा तलाक ले लिया, वकील है वो। अब और मैंने डोमेस्टिक लगाया था, उसमें कोई मेरे को कोई खर्चा पानी नहीं मिला है, और मैं वो दहेज का भी लगाया था तो उसमें भी कोई वो नहीं हुई। और क्या खर्चा पानी मिलेगा, एक तरफा तलाक माना जाता है कि नहीं? देखिए, आपका जो आपके खिलाफ वन साइडेड यानी एक्स पार्टी सेक्शन 13 में डिक्री कराई गई है डाइवोर्स की, तलाक का जो निर्णय न्यायालय द्वारा आपके खिलाफ एक पक्षीय रूप से कर दिया गया है। तो एक पक्षीय रूप से किया गया कोई भी आदेश आप रिकॉल करा सकते हैं।
उसको आप न्यायालय के समक्ष रिकॉल की एप्लीकेशन दे करके रिकॉल करा सकते हैं और पुनः मेरिट पे यानी गुण और दोष के आधार पे सुनवाई का निवेदन कर सकते हैं। एक आपकी जो बात है उसमें एक आपको रेमेडी ये मिल सकती है। दूसरा, यदि आपका सेकेंड मैरिज नहीं हुई है, यदि आपके इनकम का कोई पर्याप्त जरिया नहीं है, यदि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पति से भरण पोषण के राशि को प्राप्त करने का विधिक अधिकार है जब तक ये चीज़ें आपको नहीं प्राप्त होती हैं। अर्थात आप दूसरी मैरिज ना कर लें, आपका कहीं से इनकम का जरिया ना हो जाए, आपको कोई आर्थिक सहयोग ना करता हो, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ में नहीं हैं तो आप पति से ताज़िंदगी अपने भरण पोषण की राशि को प्राप्त कर सकती हैं। ऑनरेबल कोर्ट के बहुत क्लियर व्यूज़ हैं इस सब्जेक्ट पर और आपको अपने जीवन को यापन करने के लिए अपने जो भरण पोषण की राशि है उसको न्यायालय के माध्यम से मांगने का पूर्ण अधिकार है। आप 125 सीआरपीसी के अंतर्गत ये प्रोसीडिंग्स कर सकती हैं। इस बीच में 2018 के बाद या उसके पहले जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है, उस संबंध में आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। बस आपको न्यायालय के समक्ष इस तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको भरण पोषण अपने आप न्यायालय द्वारा आपके पति से प्रदान करने हेतु निर्देशित कर दिया जाएगा। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए वीके अग्रवाल जी, अपनी बात रखिए। शायद इनका संपर्क टूट गया। लगातार आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके वकील आपका सिर्फ सवाल कर सकते हैं। सर, एक बहुत बड़ी चीज और भी है धर्मेंद्र जी, सोसाइटी और ट्रस्ट के गठन की बात करते हैं सब लोग। सामाजिक उद्देश्य से अगर सोसाइटी को बनाने के क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको अमल में लाया जाता है? देखिए, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो अति महत्वपूर्ण है। सोसाइटी एक सामाजिक उद्देश्य के लिए कुछ लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करती है। प्राइमा फेसाई ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए सोसाइटी का। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसके लिए नियमावली बनती है, यानी बायलॉज बनता है। उस बायलॉज में सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, सोसाइटी का उद्देश्य, सोसाइटी में जो प्रबंधकारिणी समिति है उसके पदाधिकारियों के अधिकार और उसके साथ फिर उसमें जो वर्किंग का प्रोसेस है वो सारा जो बायलॉज है उसमें सारे कंटेंट्स दिए होते हैं। बाद में जो बायलॉज का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सोसाइटी को किन परिस्थितियों में डिसॉल्व किया सकता है या सोसाइटी की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका मर्जर किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो ये सोसाइटी एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो सोसाइटीज़ एक्ट और संस्था के बायलॉज के अकॉर्डिंग आगे रन किया जाता है। तो कोई दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए, राजेश बिहार से। राजेश जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। हेलो जी नमस्कार, अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी एक बहन है। हेलो। हाँ जी, अपनी बात पूरी करें। और एक मेरी बहन है, तो शादीशुदा हो गई है, सोनपुर में है। तो वहाँ के उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि दहेज नहीं दोगे तो आप अपना बच्ची को लेके जाओ। और मैं वहाँ के आसपास के समाज के लोगों से मैं बात किया, फिर भी वहाँ का समाज कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस पर कुछ आप हमको जानकारी दे सकते? देखिए, आपको तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि आपकी लड़की जहाँ पर है वहाँ पर वो मुकदमा दर्ज कराए। वो यदि आपके पास आ गई हैं तो आपके पास आने पर आपका जो थाना लगता है वहाँ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। और यदि लड़की वहाँ पर है और उसके द्वारा आपको ये सूचना दी गई है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे दहेज की मांग की जा रही है और वो किसी ऐसी परिस्थिति में है जो प्रताड़ना की परिधि में आती है, तो निश्चित रूप से आपको ये विधिक अधिकार है कि आप अपने संबंधित न्यायालय से, अपने संबंधित थाना क्षेत्र में ऐसी घटना की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो शिकायत दर्ज होने पर नील क्राइम नंबर पर दर्ज होने के बाद जहां पर लड़की के साथ घटना घटित हो रही है वहां के थाने को वो
स्थानांतरित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको 498A यानी दहेज की मांग करने के साथ जो प्रताड़ना की जा रही है, उस घटना को लेकर के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तुरंत दर्ज करानी चाहिए। और यदि ससुराल के लोग, उस लड़की के ससुराल के लोग FIR दर्ज कराने के बाद भी नहीं मानते हैं, तो आप उनके जहां पर वो लोग रहते हैं उस संबंधित थाने में जाके जो घटना एक्चुअल में हुई है या हो रही है, उस घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मारपीट अगर लड़की के साथ की जा रही है, लड़की को यदि किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से, तो वो सारे घटनाक्रम को आप तभी वर्णित कर पाएंगे जब वहाँ पर आप लड़की से सारी बात को समझेंगे और जो उसके ससुराली जन हैं उनके जो कार्य हैं उन कार्य को भी आप सुन के समझेंगे। आप गंभीर घटना है तो गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। दहेज की मांग करने के लिए सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है तो 498 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, या जो नेचर घटना का है उसके अकॉर्डिंग जो IPC के सेक्शंस हैं उसमें मुकदमा दर्ज करा के आप उन लोगों को दंडित करा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आपके टीवी स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रहा है, आपने कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। बात अगर की जाए कि सोसाइटी पे और मुद्दों पे हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, IPL में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम वकील आपका में, जहां पे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, कुछ कॉलर हैं पे उन्होंने लेते हैं। अशोक है अमरोहा से। अशोक जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारी 3 भाई थे, तो जमीन हमारी हाईवे पर थी। हाँ, तो उसमें हमारे दादाजी ने 3 जगह बंटवारा कर दिया था जमीन का। तो एक हिस्सा जो था हाईवे, दिल्ली हाईवे का आ रहा था, 2 हिस्से मिल रहे थे उसमें। और उसमें जो है, जो हमारे छोटे चाचा जी थे, उन्होंने पीछे का हिस्सा लिया। पहले उधर लिप्टिक के पेड़ खड़े थे तो उधर फसल नहीं हो रही थी, बोले हम सड़क पर नहीं लेते, हम पीछे लेते हैं। दादाजी के जमाने से ही 3 हिस्सों में बटा चला आ रहा। तो अब वो हमारे चाचा जी जो है वो कह रहे हैं कि हमें इसका रोड पर हिस्सा चाहिए। रोड में हिस्सा है 1/3 चाहते हैं पूरे उसका जो हाईवे का है। तो क्या साल 40 साल बाद अब फिर हो सकता है वो? देखिए अशोक जी, जो आपके दादाजी की संपत्ति है
वो संपत्ति हाईवे से अटैच्ड है, यानी हाईवे से लगी हुई है, और उसके 3 भागों में उसका डिवीज़न पहले ही हो चुका। यानी आपके दादाजी के समय में उस ज़मीन का ABC करके 3 भागों में उसका बंटवारा हो गया। बंटवारा यदि आपका लीगल हुआ और बंटवारे के आधार पे आगे उसके पीछे और उसके पीछे के हिस्से का जो डिमार्केशन हुआ, यानी कूरा जो बटे, वो कूरा यदि सबको अपने अपने निर्धारित होकर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप लोगों का नाम चढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में जिसकी आगे है उसकी आगे रहेगी, जिसकी पीछे उसकी पीछे रहेगी। लेकिन यदि अभी भी यदि वो प्रॉपर्टी संयुक्त है, एक साथ है सॉरी यदि ये एक साथ है, तो आप ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी में जो आगे का हिस्सा है वो चूँकि हाईवे से लगा हुआ है, उसका एक्विजिशन होगा। उस एक्विजिशन में जो अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट को 1/3 करके आप लोग आपस में डिवीज़न कर सकते हैं, और पीछे के दोनों हिस्सों को आप 3 हिस्सों में पुनः डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि दादाजी के समय में ही आगे और उसके पीछे के हिस्से का डिवीज़न हो गया है और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, तो फिर आप कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते। फिर जिसका जो हिस्सा है वो उसका हिस्सा वैसे ही रहेगा। और एक और दर्शक इसी बीच हमसे जुड़ गए हैं, ममता जयपुर से। ममता जी अपनी बात रखिए। हाँ सर, ये मेरा है ना 2009 में शादी हुई थी और 2018 में 2016 में मैंने है ना डोमेस्टिक का केस लगाया था, और 2018 में उसने ना एक तरफा तलाक ले लिया। तो अब जो 2016 से फिर वारंट वगैरह भी निकले और वो निकला, लेकिन उसने कोई मतलब वो कोई भी खर्चा वगैरह नहीं दिया, और वारंट भी निकले हैं उसके, और अभी तक भी कुछ नहीं दे रहा है। सिविल कोर्ट से चला यूपी, वो अलीगढ़ में। देखिए ममता जी, आपको उनका सही पता न्यायालय के समक्ष देना चाहिए। सही पता देने के साथ यदि उनके बैंक अकाउंट आपके पास में हैं तो उन बैंक अकाउंट को भी न्यायालय के समक्ष देना चाहिए, जिससे कि न्यायालय उनके बैंक अकाउंट को आपकी रिकवरी के लिए अटैच कर सके। और सही पता यदि होगा तभी कोर्ट द्वारा जारी किया गया वारंट या सम्मन उनको तामील होगा। तो ऐसी स्थिति में जो जिनसे रिकवरी होनी होती है वो अपने आप को किसी न किसी प्रकार से बचाते हैं या छिपाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप न्यायालय को सही तथ्यों से अवगत कराएं, और न्यायालय को जो उसका सही पता है, जो उसका बैंक अकाउंट है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ का डिटेल है, वो सब न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करें, जिससे न्यायालय उनके ऊपर अपने आदेश की कंप्लायंस करा सकें। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि न्यायालय के समक्ष परसुएंस जो होगी, उस परसुएंस को करना आपको इसलिए पड़ेगा कि न्यायालय जब प्रोसेस जारी करती है तो उस प्रोसेस को पुलिस के द्वारा जहाँ पर विपक्षी या जहाँ पर एक्यूज पर्सन रहता है वहाँ पर उसका तामीला कराया जाता है। लेकिन पुलिस सामान्यतः इस तरह के मामलों में उतनी तेज़ी से, उतनी व्यग्रता से न्यायालय के आदेश की कंप्लायंस नहीं करा पाती है। तो आपको पुलिस का भी सपोर्ट करना चाहिए, न्यायालय का भी सपोर्ट करना चाहिए, और सही तथ्यों के साथ में उन पर कंप्लायंस कराइए। जैसे ही वो न्यायालय में हाजिर होंगे या जैसे ही उनका बैंक अकाउंट का डिटेल न्यायालय को मिलेगा, न्यायालय आपके पक्ष में जो आदेश रिकवरी का है, आपके पक्ष में जो आदेश है अमाउंट पे करने का, उसकी रिकवरी करके आपको पे करा देंगे। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए, फैजल बिहार से। फैजल अपनी बात रखिए। हेलो जी फैजल, अपनी बात पूरी करें। जी सर, मैं बिहार से हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ 19 से 22 के सत्र में, ठीक है। लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी में जो है ऐसा है कि सेशन जो है 2 साल लेट हो गया है, और अभी तक कोई ऐसा अभी कोरोना की वजह से जो है लेट हो गया है, और जो है यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटीज में जो है प्रमोट कर दिए हैं और अगले सेशन का पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दिया है, अगले ईयर का पढ़ाई। लेकिन मेरे यूनिवर्सिटी में जो है ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई हो सकता है क्या? और किसके ऊपर अगर शिकायत किया जाए पुलिस में या फिर थाने में, तो किसके ऊपर, यूनिवर्सिटी के किस अथॉरिटी के ऊपर केस किया जाए? इसके लिए मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। फैजल जी, आपको सबसे पहले जो बातें आपने कही हैं उन बातों के लिए एक प्रत्यावेदन बना के जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, उनको अपनी आप ग्रीवांसेस से अवगत कराएं। आपके साथ में जो और भी बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनका भी सेशन लेट हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि सामूहिक प्रार्थना पत्र बना के आप वीसी को रिसीव कराएं। वीसी द्वारा यदि उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आप उसकी एक कॉपी स्टेट में राज्यपाल महोदय को भी प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी
किसी भी विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं वो राज्यपाल के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। तो आपको एक अपना प्रत्यावेदन वीसी को देना चाहिए। वीसी को देने के साथ ही जो रजिस्ट्रार हो उनको भी कॉपी देनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, और इनके प्रत्यावेदन की एक प्रतिलिपि राज्यपाल महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को भी प्रतिप्रेषित करनी चाहिए। आप कोई भी इस तरह का प्रत्यावेदन देते हैं तो वो आपके और अन्य बच्चों के भाग्य और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में वीसी और जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी का, उसको इस पर तत्काल निर्णय लेना पड़ेगा। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका प्रस्तुत करने का भी। तो आप चाहें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस विषय पर जनहित याचिका भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिटन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए इन सारे फोरम में, जिससे ऑनरेबल कोर्ट को भी ये लगे कि आपने प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली हर फोरम में की हैं और आपको न्याय न मिलने के बाद आप न्यायालय के समक्ष आए हैं। इसी बीच एक और दर्शक केवी जुड़ गए हैं हमारे साथ बिहार से। केवी, अपनी बात रखिए। केवी जी, पहले टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा स्लो कर लें और फिर उसके बाद अपनी बात रखें। हेलो जी, टीवी के वॉल्यूम को कम करके अपना सवाल रखें। हेलो बिल्कुल धर्मेंद्र जी, कई सवाल अगर बात की जाए जो उठ रहे हैं आज की तारीख में, पेंडेमिक एक्ट में हो रही कार्रवाई, लॉकडाउन की, जैसे वीकेंड लॉकडाउन लगा या नाइट कर्फ्यू लगा, उस तरीके उसके बीच जो कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस के कुछ गलत डिसीजन होते हैं जिसमें आम लोगों को भुगतना पड़ता है, उनको बचने के लिए कैसे, क्या प्रोसीजर है? देखिए, जो भी शासन किसी भी जगह पर सत्ता को चलाते हुए अपने निर्देशों का अनुपालन कराते हैं, तो वहाँ पर यह आवश्यक है कि जनहित को प्राइमा फेसाई ध्यान में रखते हुए सारी प्रोसीडिंग्स की जानी चाहिए। शासन जब जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करते हैं तो कोविड-19 का जो प्रभाव है, जो दूसरी लहर अति गंभीर रूप दिखा रही है और आम जनता को इससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो ट्विटर पर या फेसबुक पे या अन्य बहुत सारी जगहों पर, व्हाट्सएप पे, ये देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ से प्रभावित हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे आम जनता हो, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली हो, ऑलमोस्ट सभी लोग इससे प्रभावित हैं। और प्रभावित होने के बाद जो शासन का लोगों को इस दुश्वारी से बचाने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कहीं उतनी मजबूती नहीं है, उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, उसके बावजूद बहुत ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है कोरोना की वजह से वो बढ़ रही है। और यहाँ पर सहानुभूति जो जनता के प्रति होनी चाहिए अधिकारियों की, वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी ओवर बर्डन है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, अब उसके रिश्ते नातेदार लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो कहीं एडमिट हो जाएं। उनकी जो कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट है वो समय से ना मिल पाने के कारण हॉस्पिटल में प्रॉपरली उनको हॉस्पिटलाइज नहीं कराया जा पा रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर वो एडमिट होने जा रहे हैं वहाँ पर बेड ना होने की वजह से या ऑक्सीजन ना होने की वजह से या हॉस्पिटल में जगह ना होने की वजह से ऐसे लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सफ़र कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनको गंभीर परिणति के रूप में मृत्यु तक कारित होने का एक दुष्परिणाम देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको भी सहानुभूति रखनी चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि लॉकडाउन का, कोई व्यक्ति यदि कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहा है तो पहले तो उससे पूछना चाहिए कि आपने जो लॉकडाउन लगा है इसको आपने वायलेशन क्यों किया और क्यों यहाँ आप आ जा रहे हैं। यदि उसकी बातों में जेन्युइनिटी है, यदि वो कहता है मैं हॉस्पिटल दवा लेने जा रहा हूँ, मेरे घर में अमुक व्यक्ति परेशान है, तो उसका पर्चा देखना चाहिए और उसको जाने देना चाहिए। ये एक जेन्युइन रीज़न है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि घूम रहा है मस्ती करने के लिए, वो रास्ते में खालीपन है इसलिए देखने के लिए सिर्फ कि कैसे लॉकडाउन होता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन को सामंजस्य बनाते हुए
जो समाज के हित में है, जो आम जनता के हित में है, उसको ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि भयावह स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ही जो लॉकडाउन की सिचुएशन आई वो उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए थी। अभी तो शासन ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन तमाम स्टेट में जो इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं वो निश्चित रूप से भयावह स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लिए जा रहे हैं। और आपके यहाँ धर्मेंद्र जी रोकना चाहूंगा, सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, अगर बात की जाए तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसको लेकर कालाबाजारी शुरू हो गई है। बेडों पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर 400, 500, 1000 रुपए तक मिलते हैं, राजकीय व्यवस्था में अपना इलाज करवा रहे हैं। मैं लगा हुआ उसी पे के मैनेज करें कि कैसे सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत शहर में भी कहीं रखे हुए 4 बाग में रेलवे वालों के पास 2,11,246 इलाकों में अब तक पाइपलाइन वाले सर मैंने 44,383 किया था। अभी फिर पता चला वो फाइल के माध्यम से के नाम पे 3 करोड़ फाइल। बिल्कुल, मैं आपसे सवाल कर रहा था, जिस तरह से ये इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन अभी आपने बात करी, आपको भी कई फोन आ रहे होंगे, कई लोग परेशान होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के, इसको लेकर कालाबाजारी चल रही है। और ये ऐसे लोग कर रहे हैं जिन पर कोई कह नहीं सकता कि मेडिकल स्टोर्स में अगर सिलेंडर्स मिल रहे हैं तो वो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। कई लोगों को जरूरत नहीं है लेकिन तब भी लोगों ने डंप कर लिए। धर्मेंद्र जी देखिए, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो आपदा में भी अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए शासन की तरफ से। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ इलीगल जो अवैधानिक भंडारण कर लेते हैं, उस पर भी उनके खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड कराने के प्रोविजन है। आपको रोकना चाहेंगे, फिर से सीधे लखनऊ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड बेड्स को बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और सभी जनपदों को ये निर्देशित किया गया है कि वो 200 बेड अपने यहाँ कोविड बेड और शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर लें। सरकार के द्वारा कल एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी अभी रिपोर्ट प्रतीक्षित है या रिपोर्ट में कोविड प्रदर्शित नहीं हो रहा है, लेकिन उनके जो रेडियोलॉजिकल जांच हुई है उसमें एक्सरे आदि में या ब्लड रिपोर्ट में ये ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं जो कोविड के ही हैं, तो उनको कोविड मानते हुए उनका उपचार प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार से जो रोगियों को डिस्चार्ज किया जाता है उस नीति में भी संशोधन किया गया है। जब चिकित्सक इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएंगे कि कोई मरीज स्वस्थ हो गया है और बाकी का समय अपने घर पर वो कर सकता है, तो उसे चिकित्सक डिस्चार्ज कर सकते हैं। दवाओं की और उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और निरंतर यह प्रयास है कि लोगों को दवाएं और जो आवश्यक उपकरण हैं और हॉस्पिटल के बेड्स हैं वो उपलब्ध करवाए जा सके। लेकिन संख्या बढ़ते रहने से जो अवस्थापनात्मक सुविधाएं हैं उन पर लगातार दबाव बन रहा है। तो ये आवश्यक है कि हम लोग सावधानी बरतकर कोविड संक्रमण को फैलने से रोकें और इसकी संख्या को नियंत्रित करें। और इसके लिए आवश्यक है कि अपने हम हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहें, अपने मुंह और नाक को हम ढककर रखें, मास्क से ढककर रखें तो सबसे अच्छा। और अगर मास्क उपलब्ध तत्काल नहीं है तो गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से ढकिए। लोगों से दूरी बनाइए, लोगों से 2 गज की दूरी हमेशा बनाइए, किसी के नजदीक न जाइए। सावधानी बरतकर आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। जो लोग 45 साल से ऊपर के हैं उनका टीकाकरण अवश्य करवाइए। ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो बुजुर्ग लोग हैं
70 साल के हैं, 75 साल के हैं, इन सब ऐसे लोगों की मदद कीजिए कि वो टीकाकरण केंद्र जाकर टीका लगवा सकें और अपने घर में जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां एसीएस सूचना क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभी इससे पहले आपने सुना एसीएस हेल्थ अमित मोहन प्रसाद को। उन्होंने कहा कि सारे जिलों को आदेश दे दिए गए हैं 200 बेड बढ़ाने के लिए, और उन्होंने बार बार यही कहा कि कोविड गाइडलाइन का आप पालन करें। कोविड में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोविड गाइडलाइन को बराबर देश में जितने भी प्लांट ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाते हैं, उसको भी मेडिकल उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि वह ऑक्सीजन जो है, इंडस्ट्री वाली ऑक्सीजन भी मेडिकल में उपलब्ध कराएं। इसके लिए अधिक से अधिक सिलेंडर खरीदने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू कर दी गई है, ताकि सिलेंडर के अनुसार जहां जहां पर भी जल्दी से आईसीयू और एसटीयू में बेड को कन्वर्ट किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में ये भी उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश में दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। एक दशा में दवाइयां खरीदी जाए, खरीद के उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए उन्होंने माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी की इसमें उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि वो स्वयं। बिल्कुल, आप यहाँ सुन रहे थे इसे सूचना नवनीत सहगल को। उन्होंने कहा कि सिलेंडर ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं और लगातार जैसे कोविड बेड बढ़ाने की बात कही, इसका प्रभारी बनाया गया है स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग को। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में उनको एक कार्यभार दिया गया है कि वो इन सब चीज़ों को देखें और किस तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सबसे पहले वो सिलेंडर पहुँचवाएँ। बेड की क्या स्थिति है, कितनी जगह बेड कम है, वहाँ पर भी स्थिति को देखें। लखनऊ से आप यूपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कोरोना की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, और जिस तरह से अभी इनसे नवनीत सहगल एसीएस सूचना से पहले अमित मोहन प्रसाद एसीएस जो हेल्थ है, उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्देशित किया है कोविड अस्पताल बनाने के लिए, और जो जहां पर केसेस ज़्यादा हैं वहां पर और अस्पताल को हायर किया जा रहा है कोविड हॉस्पिटल्स के लिए। और लगातार जिस तरह से सिलेंडर्स की अगर बात की जाए तो कहीं भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कल एसजीपीजीआई में जिस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट का उद्घाटन हुआ है, जिससे कोई भी कोविड पेशेंट को या किसी को भी ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, और लगातार बेड को जिन जिन जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड के बेड्स को बढ़ाया जा रहा है, अस्पताल में बेड्स को बढ़ाया जा रहा है। तो लगातार आप अब यहाँ पर देख रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने, दोनों लोगों ने ये बातें कही। कोविड गाइडलाइन का पालन करें। लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो कमी की बात आ रही थी उन्हें पूरा किया जा रहा है, और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए हैं।
धर्मेंद्र जी आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं।